हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस चीज से मिलके बनी है। उसके अलावा ये जो सेल्स है ये आए कहाँ से है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर, इवन हमारी बॉडी के अंदर जो इतने सारे फंक्शंस वर्क करते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को, सो दैट कि जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसको हम और अच्छे से क्लियर कर सके। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और उसी के साथ साथ हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, सेल बहुत ही बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उस ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला ये जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि उसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब उन सेल ऑर्गेनल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हमने? बिकॉज वो सारे आपके 9th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं, वो अभी आपके किसी काम के नहीं है, बिकॉज हमारी बुक के अंदर है ही नहीं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर ओनली सिर्फ इतना बताया गया है कि हाँ ये हमारा सेल होता है जो कि हमारी बॉडी को बनाता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है। उसके अलावा उस सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्मा होगा, उसके आउटर साइड में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन की। एंड आई होप कि आपको याद है कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है दे आर ट्रू और फॉल्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी। क्या कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन सेल होता है, यानी कि एक सिंगल सेल्ड बॉडी जो है उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं? तो जी हाँ, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। उस नंबर ऑफ सेल के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि भाई एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है हमारा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, यानी कि एक ऐसा सिंगल सेल जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। वो एक ही सेल ऐसा होगा, उसी के अंदर डाइजेशन भी हो जाएगा, उसी से एक्सक्रीशन भी होगा, उसी के अंदर रेस्पिरेशन भी होगा, उसी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगा, उसी के अंदर एसिमिलेशन भी होगा। यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइफ को चलाने के लिए, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी कहाँ होगी? उस एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होगी। तो उसे हम क्या कह देंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। और हमने एक एग्जांपल भी लिया था अमीबा का, जिसके हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि जो अमीबा है वो किस तरह से अपने फूड को इनटेक करता है। सो आई होप कि आपको याद होगा। सेकेंड हमने पढ़ा था मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि भाई जिन भी ऑर्गेनिज्म को हम देख पाते हैं वो सबके सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बिकॉज कोई भी एक सिंगल सेल ऐसा नहीं होगा जो उसको कि हम नेकेड आई से देख पाएंगे। भाई सेल है, बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है, तो उसे हम कैसे देख पाते हैं? उसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। उसे हम बिना माइक्रोस्कोप की नहीं देख पाएंगे, नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो हमारे आसपास में हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे। फाइन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या एक सिंगल सेल्ड बॉडी है? यस, ऑब्वियसली ये एक सिंगल सेल्ड बॉडी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। क्या मसल सेल्स ब्रांच्ड होती है? तो हमने जब सेल्स के बारे में पढ़ा था कि भाई सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, जस्ट लाइक हमने जब आरबीसी की बात की थी तो हमने कहा था कि वो एक रेड कलर की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की, जो कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है, हमारे सोल्जर्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? तो उनकी शेप जो होती है वो इरेगुलर शेप होती है। लेकिन जब हमने मसल्स की बात की थी तो हमने ब्रांचेस की बात तो बिल्कुल नहीं की थी। हमने किस तरह का स्ट्रक्चर देखा था? हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको गिवन था कि भाई दोनों साइड से क्या है? बिल्कुल पॉइंटेड है, ये फाइन एलोंगेटेड है, लंबे है बिल्कुल। तो ये क्या होती है? हमारी मसल सेल्स होती है। दैट मीन्स कि जो मसल सेल्स है हमारी, वो ब्रांच तो नहीं होगी, ये तो श्योर है हम, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ये फॉल्स। नेक्स्ट आ जाओ सी पार्ट पे। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। क्या जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसकी बेसिक यूनिट की बात करें, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किसने किया है, तो अगर हम उसकी बात करें तो क्या वो एक ऑर्गन है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो सेल की ही बात करेंगे, हम ऑर्गन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला कौन है, इसकी बेसिक यूनिट कौन है, ये हमको देखना था। तो हमने इसको क्या किया? थोड़ा जूम करके चेक किया। जब इसको जूम किया गया तो पता चला कि अच्छा इसके अंदर तो पूरा का पूरा कौन काम कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है।
भले ही वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सिस्टम्स है। फिर हमने उसको और जूम करा कि चलो ठीक है यार, इसको और ज्यादा डिफरेंशिएट करो सारी चीजों को। तो जब डिफरेंट डिफरेंट किए गए, इनको सेपरेट किया गया, तब पता चला कि अच्छा ये तो ऑर्गन से मिलके बना है। यानी सिस्टम से पहले कौन आ गया? ऑर्गन्स आ गए। अब इन ऑर्गन्स को और जूम किया गया और मैग्नीफाई किया गया, और जब मैग्नीफाई किया तो हमको पता चला कि भाई ये तो किससे बना है? टिश्यू से मिलके बना है। ऑर्गन किससे मिलके बना है? टिश्यू से मिलके बना है। अब ये टिश्यू किससे मिलके बना है? तो थोड़ा और मैग्नीफाई करके चेक करो। तो जब और मैग्नीफाई किया तब पता चला कि अच्छा ये जो टिश्यू है ये तो सेल से मिलके बना है। यानी कि ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, और इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है? सेल नाम दिया गया है। इन्हीं सेल से मिलके कौन बना है? इन्हीं सेल से मिलके बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू नाम देते हैं। और इन टिश्यूज को मिला के कौन बनाता है? टिश्यूज को मिला के बनाया जाता है ऑर्गन्स को। एंड देन ये जो ऑर्गन्स है ये हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। ये पूरे के पूरे सिस्टम्स को बनाएंगे और उसके बाद लास्ट के अंदर जो है पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन। तो इस बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी सेल होती है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्स, बिकॉज ऑर्गन तो है नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए सेल। दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फाइन। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबा हैज इरेगुलर शेप्स। अमीबा के पास में क्या इरेगुलर शेप होता है? तो जी हाँ, हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है। हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और उसके अंदर जो हमने एग्जांपल्स देखे थे दैट वाज अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में हमने कहा था कि भाई अमीबा का जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर देता है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है उसके अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन उसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है। क्यों होता है? ताकि उसके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो सके, ताकि वो इजीली अपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सके और अपने फूड पार्टिकल को लेकर वो उससे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर सके। फाइन। तो अमीबा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? तो ये देखो पूरा हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। तो हमको पता है कि अमीबा का शेप क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है। तो हमें सिर्फ अभी इतना ही देखना है कि हाँ, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है। बिल्कुल शेप फिक्स नहीं, ऐसा नहीं कि राउंड है, स्फेरिकल है या फिर स्क्वायर शेप का है, नहीं, अमीबा का बिल्कुल भी शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से वो चेंज करेगा और वो स्यूडोपोडिया निकाल के उसके बाद अपना काम भी करता है। फाइन। तो ये क्या होगा? ट्रू। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई है कि भाई ये फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया, देन फॉल्स, फॉल्स, देन अगेन ट्रू। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। अब ये नर्व सेल्स क्या होती है? तो बेसिकली देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इवन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर तो सिंगल सेल ही होता है। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे मैकेनिज्म है, इतनी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी है, तो डेफिनेट सी बात है कि सेम टाइप के सेल्स तो होंगे नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक सेल होता है नर्व सेल। अब कभी सोचा कि अगर कहीं पर गर्म चीज को हम जब हम टच कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ पीछे क्यों आ जाता है? हम क्यों नहीं वहां खड़े होकर सोचते हैं कि भाई हाँ, हमारा हाथ जो है गर्म चीज को टच हो चुका है तो हमारा हाथ जल जाएगा, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, उसको पीछे ले लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन अगर हम नींद में भी है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड में भी है, हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कुछ भी, तब भी अगर कभी कहीं गलती से हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर कोई गर्म चीज लग गई है तो हम हाथों हाथ वहां से अपनी बॉडी पार्ट को वहां से हटा लेंगे। फाइन। चाहे वो पैर पे लगी, चाहे वो कहीं और लगी, चाहे हाथ पे लगी है, चाहे हमारे फेस पे कुछ गिरा है, तो हम क्या करेंगे, हाथों हाथ वहां से हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिना सोचे समझे हम वहां से हट जाते हैं। ऐसा क्यों? तो वहां पर हमारी नर्व सेल्स काम करती है। नर्व सेल्स क्या करती है? बेसिकली आप नर्व सेल को मैसेंजर बोल सकते हो। ये क्या करती है? जस्ट मैसेजेस पहुंचाने का काम करती है। कहां से कहां तक मैसेज पहुंचाती है? तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। आप अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट को टच करेंगे, वहां आपको हमेशा नर्व सेल ही मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? तो देखो, अब मैंने यहाँ टच किया, ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है ना कि हाँ, यहाँ पे किसी ने टच किया है। अगर किसी चीज को हम टच हमारे पास कोई आया है या हमने किसी चीज को टच किया है, तो हमें बहुत जल्दी फील हो जाता है कि हाँ, हम इसको टच कर चुके हैं। फाइन, हमने इस चीज को पकड़ा है, ये हमको पता चल जाता है। अगर कहीं अदर बॉडी पार्ट पर भी अगर हमारी कोई चीज टच हो रही है तो हमको पता चलता है। हमें ये भी बहुत अच्छे से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर हमारा जो टी शर्ट है वो हमसे कॉन्टेक्ट में है, या हमारे बॉडी पार्ट के अंदर जो भी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में है। ये फील कहाँ से हुआ? स्किन ने किया होगा, डेफिनेट सी बात है।
अब स्किन जो है उसके ऊपर ऐसा क्या है जिसने ये फील कर लिया, तो स्किन के ऊपर भी क्या होता है, बहुत सारी नर्व सेल्स होती है। पूरी बॉडी में चाहे आप एक पॉइंटेड एरिया भी ले लो, वहां पर भी क्या होगा, हमेशा नर्व सेल्स होंगे। अब मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होती है, भले अगर मैं इतना सा पोर्शन मिलूंगी ना यहाँ का, तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होती है यहाँ पर। ये सब क्या करती है, ये दीज आर मैसेंजर्स। तो ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन को भाई एक नर्व सेल ने कलेक्ट किया, नेक्स्ट नर्व सेल को दे दिया, नेक्स्ट नर्व सेल ने क्या किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नर्व सेल को दे दिया। फाइन, भाई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई, इसने रिसीव की, इसने अपने पास वाले को इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर इसने अपने पास वाले को इन्फॉर्मेशन दी, फिर यहाँ दी, फिर यहाँ दी। सारे नर्व सेल्स को देते 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 ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ये इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन तक। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, हमारे ब्रेन तक जाएगी। अब हम जब हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तब क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद वो कमांड देगा कि भाई अगर गर्म चीज को टच तो कर लिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इसको वहीं पर रखा तो आप जल जाओगे। दैट इज वाई आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को वहां से हटा देना है। और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर होता है, मतलब विद इन अ सेकंड। हम सेकंड का भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट ले लो आप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो हो जाता है। इतना फास्ट है ये हमारा मैकेनिज्म। तो हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं एनी टाइम फंक्शन में रहती है, ऐसा नहीं है कि वो सो जाएंगी। अगर हमारी नर्व सेल्स सो जाएंगी और बाई चांस हम नींद के अंदर है, नर्व सेल को भी सुला दिया हमने, तो क्या होगा, किसी भी अगर गर्म चीज को टच कर लिया है हमने, तो वहां हमारा हाथ या पैर जो भी है वो जल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। दैट इज वाई हमारी नर्व सेल्स कभी भी सोती नहीं है, कभी नींद में नहीं होती। इवन अगर हमारे पैर के अंदर कई बार होता है कोई कांटा चुभ जाता है, तो भी अचानक हमारा पैर वहां से हट जाता है, बिना सोचे समझे हमारा पैर वहां से हटता है। सिर्फ क्यों हट जाता है, बिकॉज ऑफ दी नर्व सेल्स। तो आई होप कि आपको नर्व सेल का फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा कि पूरी बॉडी के अंदर जब मैसेजेस पहुंचाने की बात आएगी, मैसेज को रिसीव करना, वहां से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से वापस से कमांड को लेकर आना, और उस कमांड को फिर उसको अप्लाई करना। अब ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हो रही है, नर्व सेल्स की वजह से हो रही है। अब बेसिकली हमारी नर्व सेल्स जो होती है उसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, हमारी नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स या हमारी नर्व सेल्स जो है ये मिलके क्या बनाती है, पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। ये कंप्लीट क्या फॉर्म कर देगी, एक नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगी। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर इतना बड़ा ये जो जाल है नर्व्स का, ये पूरा क्या कहलाता है, ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। इन नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो इन नर्व सेल्स का नाम है न्यूरॉन। फाइन, इसको याद कैसे रखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखो इसको देख के कुछ कुछ याद तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल, आपको एक भूत याद आ रहा होगा, बताया था, जिसके बाल बहुत ज्यादा बिखरे बिखरे से होते हैं। तो यहाँ पर भी देख ले, ये क्या कर रहा है, ये किसी न किसी को मार रहा है। ठीक है, मारने दो, कोई बात नहीं, हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। भाई ये तो देखने से हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम बनाना कैसे एग्जाम के अंदर इसका स्ट्रक्चर। तो देखो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टार फॉर्म करने के बाद में सब पे क्या करना है, यहाँ इनके बाल बिखेर देना है। स्टार फॉर्म कर दिया, सारे पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से बाल बिखर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से बाल बिखरने के बाद में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको कि आप लॉन्ग कर दें। इसको अलॉन्ग कर दिया हमने, तो यहाँ पर इस तरह के शेप्स बने होते हैं। इस तरह का यहाँ पर क्या बना होता है, शेप बना होता है। ठीक है, ये हमने शेप बना दिया। ये क्या है, ये कुछ सेल्स है। फाइन, अब इसके बाद लास्ट के अंदर क्या होगा, तो लास्ट के अंदर यहाँ फिर क्या होंगे, बहुत सारे बाल ऐसे होंगे जो बिखर जाएंगे। भैया ऑलरेडी एक लंबा बाल ही तो है, बाकी सारे देखो सबके यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हेयर से ही बिखर गए हैं। अब एक ऐसा था जिसको कि हमने लॉन्ग कर दिया, तो ये लॉन्ग हेयर वाला है। ठीक है, ये आगे की वो नहीं, तो आगे की लड़कियों की फ्लिक्स होती है, फिर पीछे की तरफ लंबे लंबे बाल होते हैं, तो बस वही वाला है। ये पीछे वाला बिल्कुल लॉन्गेटेड रहेगा, लंबा सा रहेगा, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी, और ये लास्ट के अंदर फिर क्या होंगे, नर्व एंडिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अब इसे हम नेम दे देते हैं। नाम क्या है इन सबका, यहाँ से ये हटा दें, न्यूरॉन इसका नाम नहीं है, न्यूरॉन तो इस कंप्लीट सेल का नाम है। ठीक है, देसी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या होता है, सेंटर के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा ये क्या है, हमारी सेल बॉडी है। ये क्या है, सेल बॉडी, नर्व सेल की है सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको बाल बिखरे हुए दिख नजर आ रहे हैं, इतने सारे जो बाल नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। दीज आर डेंड्राइट्स। देन यहाँ पर ये जो है लंबा सा ये होता है एक्सॉन, और लास्ट के अंदर ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स कहते हैं। नर्व एंडिंग्स कहते हैं जहां पर जो है एक नर्व जो है खत्म हो रही है। ठीक है, नर्व एंडिंग्स कहते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सी फिर से एक बार देख ले, क्या किया हमने, एक स्टार फॉर्म किया। स्टार के जितने भी पॉइंट्स है उन सब पॉइंट से हमने क्या किया, थोड़े 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 बाल बिखेर दिए। एक पॉइंट ऐसा लिया जहां से एक लॉन्ग हेयर निकल के आया। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे सेल्स है, और लास्ट के अंदर फिर ये सारे बाल जो है वो बिखर चुके हैं। ठीक है, जो सेंटर के अंदर सर्कल है उसे हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। उसके अलावा ये जो स्टार है दैट इज सेल बॉडी।
देन ये जो हेयर बिखरे हुए थे उनको हमने क्या कहा है, डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स। लास्ट के अंदर ये जो लॉन्ग वाला है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और इस लास्ट में जो एंडिंग्स है इनको हम क्या कहेंगे, नर्व एंडिंग्स कहेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो नर्व एंडिंग होती है ये नए सेल से जुड़ी होती है। भाई एक सेल था वो दूसरे सेल से कनेक्ट होगा, वो सेल तीसरे सेल से कनेक्ट होगा, तीसरा सेल चौथी सेल से कनेक्ट होगा, तभी तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वरना कैसे जाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि भाई इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, नर्व एंडिंग्स होंगी, और इस नर्व एंडिंग से एक नया एक और सेल जो है वो कनेक्टेड होता है। ये नर्व एंडिंग से देखो यहाँ से ये जो नया सेल है ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ से इनका कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ इनका कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ से देखो एक नया निकला, ठीक है। यहाँ फिर एक नया सेल आया और ये नया सेल फिर इनसे कनेक्ट हो गया, फाइन। तो इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन आगे से आगे जाती रहती है, और जब ये इन्फॉर्मेशन आगे से आगे मूव करती है तो लास्ट के अंदर जाके ये ब्रेन तक पहुंच जाती है। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कमांड दे देता है कि भी वहां से हमको हाथ या पैर जो भी है वो उठा देना है ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो नर्व्स का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि हम नर्व्स को हमारी बॉडी में फिजूल समझे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नर्व्स नहीं होंगी तो हमें जो सडन जो ये चेंजेस होते हैं हमारे आसपास के या हमारी बॉडी को हार्म करने वाली जितनी भी चीजें उनके बारे में हमको ध्यान ही नहीं जाएगा, हमारा हम उनको ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उनकी तरफ। तो कई बार होता है ना कि गर्म चीज को हाथ लग जाता है, हमें नहीं पता होता। तो अगर हमारे पास नर्व्स नहीं होंगी, हमें बताने वाली नर्व्स नहीं है कि भाई हाँ आपका हाथ जल रहा है, तो क्या होगा, हमारा हाथ जल भी सकता है। दैट इज वाई नर्व्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने रोल के अंदर। फाइन, तो आई होप कि इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करना है, किस तरह से देखो इसके जो मैसेजेस है वो आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं, प्लस कैसे हमको बताना है कि भाई क्या क्या परफॉर्मेंस करती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। तो फंक्शन सिंपल सा ही है, दीज आर मैसेंजर्स, तो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करेंगी। फाइन, चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपके पास दो चीजें हैं, उन दोनों के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट देना है। तो फर्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड थिंग इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेल का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या था, अगर एक सेल है हमारे पास में तो सेल के अंदर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेंटर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर होगा साइटोप्लाज्म। एंड लास्ट के अंदर क्या होगा, तो लास्ट के अंदर यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली काम क्या कर रही है, तो ये साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है इसको एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल पोर्शंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचाने का काम कर रही है, एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से सेपरेट करने का काम कर रही है। फाइन, ये पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होगा कि ये सेमी परमिबल है, चीजों को अंदर आने भी देगी बाहर जाने भी देगी, बट द कंडीशन इज कि वो सेल के लिए यूजफुल होना चाहिए तो वो अंदर आ सकता है। अगर सेल के लिए यूजफुल थिंग नहीं है तो वो यहाँ से बाहर जा सकती है। फाइन, लेकिन अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो बेसिकली साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, कहाँ इसका काम आता है, क्यों ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। तो बेसिकली सेल का खुद का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि भाई जो सेल है उसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब उसके अंदर डाइजेशन भी होता है, उसके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, उसी के अंदर रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, उसी के अंदर बाकी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो जाएंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो जाएंगी, ठीक है। अब जब एक ही सेल के अंदर इतना सारा काम हो रहा है तो सेल के अंदर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स भी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जस्ट एक ठीक है चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है उसी के अंदर सबको डाल दो हो जाएगा हमारा काम, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर भी कुछ वर्कर्स होंगे, तो वो वर्कर्स कहाँ होंगे, वो वर्कर्स इसके अंदर फैले हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि सेल ने हायर किए हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उस सेल के अंदर रहने वाले जितने भी ये मेंबर्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, इनको हमने कहा था कि भाई ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ये सब लोग क्या है, ये सब लोग है सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते कहाँ हैं, तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। जस्ट एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोलस एंड साथ ही साथ में वहां पर होगा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क।
लेकिन बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सब कहाँ होंगी, इस जेल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। फाइन। बेसिकली एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अगर है तो उसे हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, जिसके अंदर कौन होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। फाइन। अब ये साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है जहां पर सेल के सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, या सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, तो वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहाँ होंगी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होंगी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी होती है बॉडी के अंदर वो सारी कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर होगी, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगी। और सेल के अंदर भी मतलब कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। फाइन। आई होप कि आपको पता होगा कि भाई हमारी बॉडी का जो फूड होता है वो आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। आई होप बहुत बार हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लगता है कि 6-7 के अंदर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये सारी चीजें, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब होता क्या है, अभी हमने क्या कहा कि भाई जो हमारा फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फूड हमारा किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। फाइन। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये जाएगा कहाँ, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सारे के सारे सेल्स के अंदर चला जाएगा, सारे के सारे सेल्स के अंदर दिया जाएगा ये। साथ ही साथ इस ग्लूकोज के अंदर और क्या ऐड होगा, इस ग्लूकोज के अंदर ऐड होने वाला मटेरियल है दैट इज ऑक्सीजन। ग्लूकोज के अंदर कौन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। क्यों होगा ऑक्सीजन ऐड, बिकॉज जब हमारी बॉडी जो है वो ब्रीदिंग करेगी तो ब्रीदिंग के बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन को हम रख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देंगे। फाइन। लेकिन इस ऑक्सीजन को हम रखेंगे कहाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फ्लोट नहीं करती, ये कहाँ जाती है, ये हमारे सेल्स तक जाती है। अब जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल चुका है तब क्या होगा, यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है यहाँ पर, यहाँ होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से बनता है एनर्जी। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगा, प्लस CO2 बनती है, और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। फाइन। प्लस क्या बनेगा, वाटर बनता है। चलो सो देखो हुआ क्या, हमारी बॉडी का जो फूड था वो कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हुआ। प्लस हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, वो भी हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक जाएगी। अब सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और सेल के अंदर ही ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, एनर्जी, CO2 एंड वाटर बनाएंगे। फाइन। तो हमें एनर्जी देने वाला पोर्शन कौन सा है, हमें एनर्जी देने वाला पोर्शन है सेल। सेल के अंदर भी कौन है, साइटोप्लाज्म होता है। फाइन। तो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सबकी सब कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है सेल का। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब भी कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, कुछ के नाम मैंने आपको याद भी करवाए थे, कुछ बताया था कि ये नाम आपको याद रखना। देखो एक तो हमको याद रखना था वैक्यूओल्स, बहुत इजी नाम है ये तो, वैक्यूओल्स नाम याद रखना था। उसके अलावा क्या था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है, मतलब बॉडी के अंदर जहां पर भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कौन देगा, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या बनता है, हमेशा एनर्जी जो है वो बनती रहती है, ठीक है। दैट इज व्हाई ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके अलावा होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, तो राइबोसोम्स वो पार्टिकल्स है जो कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन के अंदर हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड बताया गया था आपको, दैट इज लाइसोसोम्स। एक और वर्ड क्या था, लाइसोसोम वर्ड था। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग होता है। देखो सारी चीजें हम 9th के अंदर पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग क्यों बताया था, लाइसोसोम के बारे में याद करें थोड़ा सा। लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग है। लाइसोसोम बेसिकली तो क्या करेगा, सारी चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, लेकिन जब कभी होता है कि ये अपने आप ये कभी कभी होता है ब्लास्ट हो जाता है, जब ये फूट जाता है तब क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स है वो अपने ही जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उसी सेल को ये खा जाएंगे, मतलब जिस घर के अंदर ये रहता है ना उसी को ये खा जाएंगे। दैट इज वाई हम क्या कहते हैं, उस सेल को मारने वाला कौन था, लाइसोसोम। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, सुसाइडल बैग नाम दिया, कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है वो अपने आप को खुद ही खत्म कर देगा, उसको किसी और को आकर मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये सब के सब होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और भी बहुत सारे जैसे गोल्जी एपरेटस है। वैक्यूल्स के बारे में हमको पता है कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर तो बिल्कुल छोटे होते हैं और नहीं भी होते हैं, नेग्लिजिबल भी होते हैं, लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर थोड़े बड़े होते हैं बिकॉज ये फूड स्टोरेज करने में काम में आ लिए जाते हैं। फाइन, चलो। सो आई होप कि आपको साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो है क्या, उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और वो सारी चीजें किस किस काम ली जाती है। फाइन, चलो अब आगे आ जाते हैं, हम थोड़ा और अंदर चलते हैं और अंदर जाके किसके बारे में देखेंगे, हम इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके जब अंदर और चले गए तो हमको पता चला कि अच्छा इसके अंदर तो एक और चीज है, दैट इज न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस की स्टडी करनी है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे सेल की, ठीक है, सेल के अंदर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा डॉट होता है। इस डॉट को हम क्या कहते हैं, इस डॉट को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस डॉट को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोलस। उसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो देखो ये तो होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये जो डॉट है इसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोलस नाम दिया था। इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस नाम दिया है इसको हमने। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा, उसी के साथ साथ में न्यूक्लियस के अंदर और क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। इनको हमने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन नेटवर्क नाम दिया है कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये क्रोमेटिन नेटवर्क, तो ये पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। फाइन। अब इस न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो देखो न्यूक्लियस जो है बेसिकली एनिमल सेल के अंदर तो बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा। फाइन, एनिमल सेल के अंदर कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा साइड में हो सकता है। उसके अलावा ये न्यूक्लियस काम क्या करता है, तो ये न्यूक्लियस क्रोमेटिन नेटवर्क को होल्ड करके रखने का काम करता है। क्रोमेटिन नेटवर्क को होल्ड करके रखेगा, यानी ये हमारी हेरिडिटी को होल्ड करके रखता है कि भाई हाँ, इनहेरिटेंस के टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जो हमारी मदर या फादर से हमको मिलने वाले हैं। कैसे पता चलेगा, तो देखो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर देखो अभी हमने क्या कहा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये बेसिकली काम क्या करते हैं, तो जब भी सेल मैच्योर हो जाता है, जब भी सेल मैच्योर हो जाएगा और जब सेल को डिवाइड होना होता है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये बहुत ही ऐसे बिखरा बिखरा सा, ऐसे उलझा सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। अब हुआ क्या, जब इसके सेल के डिवाइड होने की बात आई तो इसको समझ में आया कि अच्छा अब तो हम मैच्योर हो चुके हैं, तो हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। तो अब ये क्या करेंगे, ये एक वेल सेटल्ड क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेल सेटल्ड क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, या फिर ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये बनाता कौन है, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क की वजह से ही बनाए जाते हैं। जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, जब सेल मैच्योर हो जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वेल सेटल्ड स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हमने कहा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, जब हमने इसको जूम किया, जब हमने उसको मैग्नीफाई किया, तो हमको पता चला कि भाई इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें। तो हमने ध्यान से जब देखा तो हमको ये समझ में आया कि अच्छा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी हमको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, हमारे पास में क्या था, एक सेल था।
इस सेल को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखा तो हमको मिला एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने मैग्नीफाई किया तो हमको समझ में आया कि अच्छा एक तो ब्लैक कलर का इसके अंदर क्या होता है, डॉट होता है, पॉइंटेड एरिया है जिसको हमने कहा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। लेकिन जो ये रिमेनिंग एरिया है, उस रिमेनिंग एरिया के अंदर क्या होगा, उस रिमेनिंग एरिया के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स, यानी कि होगा क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जो इतना फैला हुआ था, जब सेल को मैच्योर होना होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद अब हमने सोचा कि थोड़ा और इसको जूम करके देखते हैं, तो हमको समझ में आया कि भाई इसके अंदर तो डीएनए भी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। और इस डीएनए को जब जूम किया गया, जब मैग्नीफाई किया गया, तो इस डीएनए के अंदर हमको मिले कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने नाम दिया जीन, कि भाई ये तो क्या है, ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए हमारी मदर से कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं, हमारे फादर से भी कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं, तो दोनों के अंदर अपना अपना क्या होता है, डीएनए होता है। दोनों के अंदर अपने अपने क्या होते हैं, जीन होते हैं। जब वो दोनों मिक्स होते हैं, जब दो टाइप के डीएनए या दो टाइप के जीन्स मिक्स होते हैं, तो एक नए टाइप का जीन बन के आता है, जो कि होती है न्यू जनरेशन या न्यू प्रोजिनी होती है। आज अगर हम भी है, हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर नजर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, बिकॉज हमारे पेरेंट्स से हम बने जरूर है, लेकिन उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पेरेंट्स से कुछ चीजें जो है वो मैच कर जाती है। कभी हमारा फेस उनसे मैच कर जाता है, कभी हमारे हेयर कलर उनसे मैच करता है, कभी हमारी आंखों का कलर मैच कर जाता है, कभी कभी होता है कि हमारे बालों का जो स्टाइल है वो भी मैच कर जाता है, कि कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। ये सारी चीजें हमारी मदर और फादर से हमसे मैच कर जाती है। क्यों हो जाता है, बिकॉज जब इनहेरिटेंस होता है, जब एग और स्पर्म को मिलाया जाता है, जब वो मिलता है, जब फ्यूजन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म और एग आया है, उनके अंदर क्या होगा, कुछ क्रोमोसोम्स होंगे। सिंपल है, क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर। अब ये जो क्रोमोसोम है, मदर वाला जो है वो मदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, फादर वाला क्रोमोसोम फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। और जब उन दोनों को मिक्स किया जाता है, जब उन दोनों के जीन मिक्स हो जाते हैं, तब क्या होता है, एक नए टाइप की प्रोजिनी बन के आती है। फाइन। और उसी की वजह से नए टाइप की प्रोजिनी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होता है जो मदर या फादर से मैच कर जाते हैं, लेकिन उसकी मिक्सिंग की वजह से कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। फाइन, चलो। सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमको ये भी पता है कि जीन कहाँ होते हैं, डीएनए कहाँ मिलता है। सेल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब आप उसको मैग्नीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नेटवर्क मिलेगा, बट क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम को जब मैग्नीफाई किया गया तो पता चला कि अच्छा उसके अंदर डीएनए है। डीएनए को मैग्नीफाई करने पर समझ में आया कि अच्छा इसके अंदर तो जीन होते हैं। हर एक जीन अपना एक खुद का कैरेक्टर लेकर आता है। एक जीन ऐसा होगा, मदर की वॉर्म में से हो सकता है कि मदर का ही एक ऐसा जीन हो जिसके अंदर उनका हेयर कलर डिसाइडेड हो। मदर का ही एक ऐसा जीन है जिसके अंदर हो सकता है कि उसकी वॉइस डिसाइडेड हो। अब कोई एक ऐसा और है, जो फादर है उनके अंदर जो जीन है, उसमें से एक ऐसा जीन है जिसके अंदर क्या है, अपने हेयर का स्टाइल है, यानी कि जो कर्ली हेयर होंगे या फिर स्ट्रेट होंगे, वो कहाँ से आया, फादर से आया। इट मे बी पॉसिबल कि हाइट भी हमारी फादर से आ जाए, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो फादर या मदर से आ जाए। तो ये कैरी कौन करके लाता है, जीन करके लाते हैं, जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेंस का मतलब जो पहले की जनरेशन के अंदर फीचर्स थे वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी फीचर है। कहाँ से आए, तो वहां से हमको विरासत में मिले हैं, इनहेरिटेंस में मिले हैं। तो जीन जब आगे ट्रांसफर किए जाते हैं तो अपने इनहेरिटेंस को साथ में लेकर आते हैं, अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेकर आएंगे। दैट इज वाई जो जीन है ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज वाई न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि भाई न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा, सबके सब जीन्स जो है वो आगे ट्रांसफर होंगे और इनहेरिटेंस जो है वो हमें मिल जाएगा। फाइन। उसके अलावा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये भी पोरस होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, ये भी पोरस होती है। ये पोरस क्यों होती है, क्योंकि ये सेमी परमेबल है। पोरस क्यों है, बिकॉज ये सेमी परमेबल है, ठीक है। इसके अंदर किसी चीज की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये उसको अंदर आने देगी, और नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो ये उसको बाहर रवाना कर देगी। तो बस ये क्या है, ये पोरस होती है न्यूक्लियर किसकी, ठीक है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो। फाइन, चलो। सो आई होप कि आपको न्यूक्लियस के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली न्यूक्लियस होता क्या है और उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी, पोरस होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस भले ही होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, अब आई होप कि हमने पढ़ा भी है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये सिर्फ इस टाइप के ही होते हैं। इनके ऊपर भले ठीक है यहाँ पर क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ छोटा सा एक न्यूक्लियस मिल गया, लेकिन ये मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होगी, मेम्ब्रेन उसके ऊपर नहीं होगी।
सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगा, हो सकता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाए, हमको सिर्फ ये मिल जाए, तो हमको समझ में आएगा अच्छा ये तो न्यूक्लियोलस है, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि न्यूक्लियस कहाँ है। तो यहाँ हमको मिला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो हमको लगा अच्छा ये तो क्रोमेटिन नेटवर्क है, लेकिन ये सब बिखरे बिखरे से है। क्यों है बिखरे बिखरे से? बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं है। क्यों नहीं है प्रोकैरियोटिक में? बिकॉज वो प्रिमिटिव टाइप के सेल थे, और प्रिमिटिव टाइप के सेल के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ये जो न्यूक्लियस है उसके आगे उसके चारों ओर क्या बन गई, मेम्ब्रेन बनी। वो मेम्ब्रेन कैसी है, वो पोरस है, वो सेमी परमेबल है, कुछ चीजों को अपने अंदर आने की परमिशन देगी, लेकिन कुछ चीजें जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए वो उसको बाहर फेंक देंगी। फाइन। उसके अलावा इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो इस न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल करना, जीन्स को कंट्रोल करना, किस तरह से आगे इनहेरिटेंस होगा, उन सब कुछ चीजों को डिसाइड करना। फाइन, चलो। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक बार देख ले, देखो अगर ये हमारा सेल है तो इस सेल के अंदर देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस होगा, और उसके बाद यहाँ देखो ये क्या है हमारा क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमेटिक मटीरियल जो इसके अंदर बिल्कुल बिखरा बिखरा सा होगा और फैला हुआ सा होगा, ठीक है। चलो, सो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। देखो अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा, अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है कि सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स कौन होते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ऑर्गेनल्स के अंदर आता है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनल। उसके अलावा और क्या होगा, और होते हैं हमारे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, तो इन राइबोसोम्स के अलावा हमारे पास हो सकते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अलावा हो सकता है ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी बॉडी हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है लाइसोसोम्स, ये हमने बार बार पढ़ रखे हैं तो ये हमको नाम याद भी रखना है, ठीक है। ये कुछ नाम है, ये कुछ ऑर्गेनल्स है जो कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। भाई सेल ऑर्गेनल्स है, ऑब्वियस ही बात है सेल के अंदर होंगे, लेकिन हमको ये बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर। भाई सेल के तो बहुत सारे पार्ट है, तो सेल के कौन से पार्ट के अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब सेल के अंदर हमने कहा था कि भाई सेंटर में हमारा न्यूक्लियस या हमारा साइटोप्लाज्म, तो ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जहां पर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। फाइन। साइटोप्लाज्म जो कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट करते रहते हैं या एम्बेडेड होते हैं। अब ये अपना फिर उसके बाद में धीरे धीरे फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। आपको क्या बताना है, एनिमल एंड प्लांट सेल का स्केच बनाना है कि एनिमल सेल को आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हो, प्लांट सेल को आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपको उनके डिफरेंसेस भी बताने हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। द फर्स्ट थिंग इज कि एनिमल सेल जो होगा वो किस में पाया जाएगा, ओनली एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा। फाइन। भाई एनिमल सेल है, सिंपल सी चीज है, तो एनिमल का सेल है, इसका मतलब क्या होगा, उन सारे सेल से मिलकर क्या बनेगा, ओनली एनिमल बन सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल की, दैट मीन्स कि प्लांट सेल क्या होगा, जिससे कि क्या बन रहा है, प्लांट बन रहे हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स हमको नजर आते हैं ये सारे किससे बने हैं, प्लांट सेल से बने हैं, ये सारे प्लांट सेल से बने हैं। और जितने भी एनिमल्स हमको नजर आ रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं है, वो सब किससे बनी है, वो सारे के सारे एनिमल सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर काफी सारी चीजें डिफरेंट भी होती है, काफी सारी चीजें सेम भी होती है, उन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो भाई ये हमारा क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे भी नहीं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एनिमल सेल होगा उसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो प्लांट सेल होगा उसको आप एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप का ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप लाइक, मतलब एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं बोल सकते हम, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर तो हमारा ये होता है, लेकिन हम ये जो एजेस है उनको थोड़ा सा राउंड शेप में कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, हमारा प्लांट सेल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, बिकॉज प्लांट सेल के अंदर क्या होता है,
प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि इसको एक स्टिफनेस प्रोवाइड करती है या फिर एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। दैट इज वाई एनिमल सेल को आपको थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन प्लांट सेल को बनाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप 2 लाइंस बनाओगे आउटर साइड के अंदर, बिकॉज एक होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और जब आउटर साइड की बात करेंगे तो आउटर साइड में क्या होता है, सेल वॉल होती है। ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। लेकिन अगर इनर साइड की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होती है। फाइन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करना है। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, वैक्यूल्स बनाएंगे। वैक्यूल्स हमेशा प्लांट सेल में थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये हमारे क्या होंगे, प्लांट के वैक्यूल्स, एनिमल के वैक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारे एनिमल सेल के वैक्यूल्स है। लेकिन ये जो है ये कौन है, ये प्लांट सेल का वैक्यूल है। और प्लांट सेल का वैक्यूल इतना बड़ा क्यों होता है, तो वी नो वेरी वेल कि ये फूड स्टोरेज के लिए काम में आता है। अब यहाँ ये किसके लिए काम में आ रहा है, फूड स्टोरेज के लिए काम में आ रहा है। लेकिन हमको पता है कि एनिमल सेल के अंदर हमें ऐसा कोई फूड स्टोर नहीं करना है। दैट इज वाई वहां पर जो वैक्यूल होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। आई मीन थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इस वैक्यूल की वजह से, भाई ये वैक्यूल हमारा इतना ज्यादा बड़ा है ना, दैट इज वाई जो न्यूक्लियस होता है वो देखो यहाँ पर साइड के अंदर, न्यूक्लियस यहाँ का है बिल्कुल साइड के अंदर है। किसमें, प्लांट सेल के अंदर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये कौन सा, ये प्लांट सेल है, और ये हमारा एनिमल सेल है। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड के अंदर आ गया। न्यूक्लियस साइड में क्यों आया, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल इतना बड़ा होने की वजह से उसने न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड में कर दिया। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। दैट इज वाई जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। एंड आपको न्यूक्लियस के अंदर देखो एक डॉट और बनाना है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, ये डॉट क्यों बनाया गया है, बिकॉज ये डॉट न्यूक्लियोलस को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, तो उस न्यूक्लियोलस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया, ये डॉट बनाया गया। उसके अलावा जो इतना बिखरा बिखरा सा ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना इस न्यूक्लियस के अंदर, ये यहाँ पर जो बिखरा बिखरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस बिखरे हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस बिखरे हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इसे हमने क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन नेटवर्क नाम दिया था। वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर या जब सेल मैच्योर हो जाता है, जब उसको डिवाइड होना होता है, उस टाइम पर वो क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में जीन्स को कैरी करता है। फाइन, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, और ये हमको पता भी है कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमको बनाना है। नहीं भी याद रहे एग्जाम के अंदर तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस जरूर बनाना और उसके बाद में छोटे छोटे राउंड्स कर देना, कुछ भी बना देना कि हाँ ठीक है ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, अब आपको ये तो है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से बनाओ, गल्जी अपरेटस अच्छे से बनाओ, या राइबोसोम्स को प्रॉपर फॉर्म करो, या फिर आप ईआर को अच्छे से बनाओ। भाई हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे तो सिलेबस में था ही नहीं, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कि हमको न्यूक्लियस को अच्छे से बनाना है, अच्छे से फॉर्म करना है। सेंटर के अंदर न्यूक्लियोलस होना बहुत जरूरी है, क्रोमेटिन नेटवर्क आपको फॉर्म करना है, वैक्यूल्स आपको फॉर्म करने हैं। उसके अलावा तो आप जस्ट ये देखो ये छोटे छोटे से इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना ले तो भी हो जाएगा आपका काम, तो फाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल का तो चलो ठीक है नॉर्मल है, प्लांट सेल के अंदर आपको यहाँ पर ये ग्रीन डॉट्स जरूर बनाने हैं। प्लांट सेल के अंदर ये ग्रीन डॉट्स बनाने हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्यों है, तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये क्या काम करता है, ये हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। दैट इज वाई इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट बॉडी के अंदर जो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी ये जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है कलरफुल, ये क्यों प्रेजेंट होता है, सो दैट कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके और उस फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सके। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है या एनिमल बॉडी जो है वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ना ही वो अपना खाना खुद बनाती है। दैट इज वाई एनिमल सेल के अंदर कभी भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, और जिसमें भी क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी हो सकेगी। फाइन, सो आई होप कि आपको इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ हमने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं, इसको हम फिर एक बार देख लेते हैं कि आप इनके डिफरेंसेस में क्या क्या लिखेंगे। तो देखो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है, उन प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स के बेसिस पर ही हमें क्या लिखना है, आप इसमें डिफरेंसेस लिखना है।
तो द फर्स्ट डिफरेंस इज सेल वॉल। बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या नजर आएगा, हमको सबसे पहले सेल वॉल नजर आई है। सेल वॉल जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल के अंदर मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। फाइन, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अंदर गए तो हमको वैक्यूऑल नजर आया। तो ये एक और डिफरेंस हो सकता है। क्या डिफरेंस है कि जो वैक्यूऑल है, ये जो वैक्यूऑल है ये प्लांट सेल के अंदर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में बिल्कुल छोटा होता है। या हम इसको नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, हम इसको एब्सेंट भी बोल सकते हैं कि वैक्यूऑल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूऑल थोड़ा बड़ा होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फाइन, देन हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, प्रेजेंट तो होता है दोनों के अंदर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क, सब कुछ प्रेजेंट होता है। बट द थिंग इज कि जो न्यूक्लियस है वो वैक्यूऑल की वजह से थोड़ा सा साइड के अंदर होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। फाइन, उसके अलावा और क्या हो सकता है, और सोचो और हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर। तो हमने अभी अभी एक चीज पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। ओनली इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। फाइन, तो आई होप कि अब आप इनके बीच के डिफरेंसेस लिख देंगे। 3 डिफरेंसेस हमको पूछे गए थे, लेकिन ये टेबल हमने पढ़ी है। ये टेबल हमने कहाँ पढ़ी है, एनसीईआरटी के अंदर। जब चैप्टर हमारा खत्म होने वाला था उस टाइम पर हमने ये टेबल देखी थी कि देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल एक में प्रेजेंट है एक में नहीं है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर है लेकिन एक में साइड में है और एक के अंदर सेंटर में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोनों के अंदर, साइटोप्लाज्म भी होता है दोनों के अंदर। प्लास्टिड तो हमने पता है क्या होता है, प्लास्टिड अभी हमने देखा है। प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एनिमल सेल कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। दैट इज वाई एनिमल सेल को कभी भी प्लास्टिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन प्लांट सेल जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा। दैट इज वाई उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन होता है, प्लास्टिड्स होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फाइन, वैक्यूल्स एक में बड़े हैं एक में छोटे हैं। फाइन, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं, और साथ ही साथ में हमें उनका स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना है। फाइन, चलो तो हम आ जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने क्यूट से स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, हाय बोल दो इनको एक बार। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि भाई प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, कहाँ पर हमको मिलते हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। हमने 2 सेल पढ़े थे। एक सेल हमने देखा था जिसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियोलस था, और यहाँ सेंटर के अंदर क्या थे, बहुत सारा पूरा का पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क था, ये सर से फैला हुआ क्रोमैटिन नेटवर्क था। ठीक है, एक हमने देखा था ये जिसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ आसपास में कहीं पे क्रोमैटिन नेटवर्क और फिर लास्ट के अंदर डीएनए बना था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमको यहाँ नजर आ रहा था। तो हमें लगा कि भाई जो कन्वीनियंट है हमारे लिए वो ये है, कन्वीनियंट तो यही है हमारे लिए। ये तो बिल्कुल भी इजी नहीं लग रहा, हमको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर एक सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, इस सेल के अंदर ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। लेकिन न्यूक्लियस हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए इजी ये होता है कि भाई हाँ ठीक है, जहां पर हमको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है। फाइन, तो ये क्या हो गए, इन यही डिफरेंसेस होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे, जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हुआ करते थे, उनको हमने क्या कहा है, उनको हमने कहा है प्रोकैरियोट्स। मतलब कि अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, जब धरती पर लाइफ का एग्जिस्टेंस जस्ट हुआ ही था, उस टाइम पर सबसे पहले जो धरती पर आने वाला था वो था बैक्टीरिया। कौन था वो था बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले आया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, हुआ नहीं है अभी कंप्लीट, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम चीजें डेवलप हुई होंगी। तो उस टाइम पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हुई तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना कि ठीक है, एक न्यूक्लियोलस भले ही आपको दिख रहा होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है, डीएनए हो सकता है नजर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। कहीं इसके अंदर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो न्यूक्लियस वहां पर नजर नहीं आएगा।
दैट मीन्स कि जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे, प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे जो कि यूनिसेल्युलर थे, उनके अंदर न्यूक्लियस था ही नहीं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। क्यों नहीं था? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं थी। उसको डीएनए को, इस डीएनए को या क्रोमेटिन नेटवर्क को और न्यूक्लियोलस को बाउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जब तक कि वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जो बैक्टीरिया है, इवन आज भी जो बैक्टीरिया है, उनके अंदर अभी भी न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इस मेम्ब्रेन की नीड दिखाई दी, और इस नीड के साथ साथ में डेवलपमेंट होता गया, और इस डेवलपमेंट के साथ साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन आती गई। यानी कि अब जो ऑर्गेनिज्म बने हैं, अब जो धीरे धीरे जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जब आते गए, तो उनके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी दिखाई देने लगी। तो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं थी। दैट मीन्स कि उनके अंदर प्रॉपरली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हम और डेवलपमेंट की तरफ आए, तो डेवलपमेंट होते 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 क्या हुआ, प्रॉपर न्यूक्लियस फॉर्म होने लग गया सारे सेल्स के अंदर। यानी जब प्रॉपर जो न्यूक्लियस था उसकी मेम्ब्रेन भी फॉर्म होने लग गई, तो उन सेल्स को हमने क्या नाम दिया? उन सेल्स को हमने नाम दिया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल नाम दिया। और उन ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था? यूकैरियोट्स कहा था। तो आज की डेट के अंदर जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, वो सब क्या है? वो यूकैरियोट्स है। वो प्रोकैरियोट्स नहीं है, वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो अभी भी क्या है? वो यूकैरियोट्स है, बिकॉज वो वेल डेवलप्ड है। उनके अंदर न्यूक्लियस भी कैसा है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, यानी जो बैक्टीरिया है, आज भी जो बैक्टीरिया है, उनके अंदर अभी भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपरली न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। दैट इज वाई उनको हम आज भी क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फाइन। तो यहाँ देख ले, इस पिक्चर को आपको याद रखना है कि भाई ये जो है ग्रीन कलर का, ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है, ये बोल रहा नहीं है, ये बोल रही है कि भाई हमारे अंदर क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, नॉट इन न्यूक्लियस। डीएनए तो है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। डीएनए प्रेजेंट है लेकिन ठीक है ऐसे फ्लोट कर रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस में नहीं है ये। सेकेंड वाला ये क्या बोल रहा है कि भाई हमारे अंदर तो डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये देखो, ये छोटा सा हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो ये कौन हुआ? वो यूकैरियोट हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन चुकी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है, जो प्रिमिटिव टाइप के थे, जिसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं थी। तो न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए जो होगा वो ऐसे ही इसके अंदर फ्लोट करता रहेगा। फाइन। तो मेन डिफरेंस इसका यही होता है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस। ठीक है, चलो ये आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। आपको जो है सेल के अंदर क्रोमोसोम कहाँ पर मिलते हैं और आपको उनके फंक्शंस बताने हैं। क्रोमोसोम आपको कहाँ नजर आ रहे हैं और उसका फंक्शन आपको बताना है। तो देखो, क्रोमोसोम का हमने फंक्शन क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। बेसिकली होता क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ मिलता है? ये क्रोमेटिन नेटवर्क हमको मिलता है कहाँ पर? हमको मिलता है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर। जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल के अंदर क्या मिलता है? उन सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस को जब मैग्नीफाई किया जाता है तो उसके अंदर हमको बहुत ही थ्रेड लाइक बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जब सेल मैच्योर हो जाएगा, जब सेल को डिवाइड होना होगा, सेल की मैच्योरिंग के बाद क्या होता है? सेल डिवाइड होते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे इस तरह का। इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करें तो इसके मैग्निफिकेशन पे हमको समझ में आएगा कि भाई ये तो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं हम इसको। इस स्ट्रक्चर को हम हमेशा क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। अब डीएनए के जितने आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इनको हमने नाम दिया है जीन्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जीन्स। हर एक जीन क्या करता है? हर एक जीन जो है कुछ कैरेक्टर्स को लेकर जाता है। हर एक जीन क्या करेगा? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को नई प्रोजीनी में, नई ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो न्यू आने वाली जनरेशन है उसके अंदर लेकर जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? अगेन सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बना है? डीएनए से बना है। डीएनए के अंदर क्या है? बहुत सारे जीन्स है।
ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मदर या फादर की कुछ कैरेक्टर्स जो अगर हमको नई प्रोजेनी में ले जाने हैं तो कौन लेकर जाएगा, जीन लेकर जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से कैरेक्टर उठाए और वहां डाले, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जीन ही होते हैं जो कि सारे इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। फाइन, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन को वो लेकर जाते हैं। तो अगर हमारे बाल हमारे मदर के बालों से मैच कर रहे हैं, अगर हमारा कलर हमारी मदर या फादर से मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कौन लेकर आया है, वो जीन लेकर आए। फाइन, तो चीजें होती हैं, हम बोलते हैं ना जेनेटिक है ये। तो जेनेटिक कैसे हुआ, जब जीन से कोई चीज आ रही है, जब मदर या फादर से हमको विरासत में मिली है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये जेनेटिक चीज है। ठीक है, चलो डिजीज भी आती है कई बार। सो आई होप कि अब क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे हमको। तो क्रोमोसोम तो हमको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो एज आई टोल्ड यू कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं, उससे पहले वो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। इसके अंदर जो प्रेजेंट है जीन, वो क्या करेगा, वो इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। तो बेसिकली क्रोमोसोम का फंक्शन यही होता है कि जब इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन को नई प्रोजेनी में लेकर जाना है तो वो क्रोमोसोम लेकर जाता है। फाइन, चलो जीन लेकर जाते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम, क्योंकि जीन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही होता है। सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ आ जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा अब इतनी देखो कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमको पता है कि भी हमने पढ़ लिया था सेल क्या होता है। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। ठीक है, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कैसे है, तो देखो जब भी कभी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब भी कभी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, उनका किस तरह से ये फॉर्म हुए हैं, किस तरह से इनको बनाया गया है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के लिए कोई फरिश्ते आए थे ऊपर से और वो हमको यहाँ छोड़ कर गए हैं। ना ही ऐसा कुछ है कि कोई परियां आई थी, जादू की छड़ी घुमाई और चलो सारे के सारे इंसान आ गए, सारे के सारे एनिमल्स आ गए, इतने सारे प्लांट्स आ गए, इतने सारे इंसेक्ट्स आ गए, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ फिल्मों में और टीवी के अंदर होता है, फिक्शनल होती है ये चीजें, रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में तो ये है कि हमारी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर बेसिक यूनिट से बनी है और ये अपने आप ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। सी, अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, तो देखो जिस भी चीज का अगर हमको बेसिक यूनिट फाइंड आउट करनी है कि भाई हाँ ठीक है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को ब्रेक करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो जब चीजों को ब्रेक किया जाता है तो हमको एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट मिलती है कि हाँ इससे आगे हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि दैट विल बी देयर स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट। ठीक है, तो भाई हम किसी बॉडी को तो ऐसे ब्रेक कर नहीं सकते। तो जस्ट एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, या जो हमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि भाई जब मैग्नीफाई करेंगे, बिकॉज हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। देखो पूरी की पूरी बॉडी तो हमारी बनी हुई है, सिंपल सी चीज है। हमने हमारी बॉडी के अंदर कई बार पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये है वो है, इतनी सारी चीजें हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, अब उस इतनी सारी चीजों को भी जब हमने और सेग्रीगेट करना शुरू किया, जब उसको और मैग्नीफाई किया, तो हमको समझ में आया कि भाई हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ एसोफेगस भी होता है या एक फूड पाइप भी होता है, फिर नीचे जाके एक स्टमक भी होता है, और यहाँ स्टमक के बाद में कौन होता है, स्टमक के बाद में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, देन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है, देन हमारा रेक्टम होता है, देन एनस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया कि भाई इन सारी चीजों को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन्स नाम दे दिया। ठीक है, भाई हमारी बॉडी किससे बनी है, ऑर्गन सिस्टम से बनी है। ऑर्गन सिस्टम से पहले जब हम आए तो हमको समझ में आया कि अच्छा ऑर्गन्स नाम की भी चीज होती है जिससे हमारी बॉडी बनी है। अब ऑर्गन्स क्या होंगे, तो देखो ऑर्गन्स जो हमने अभी कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एसोफेगस है, जो स्टमक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम से पहले कौन आया, ऑर्गन आया। अब ऑर्गन से भी पहले कौन आएगा, तो ऑर्गन को जब हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे तो उसके मैग्निफिकेशन के बाद हमको एक दिखाई देगी एक चीज जो कि क्या होगा, टिश्यू। इस तरह का स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। फिर हमको समझ में आया कि अच्छा ये जो आंखों जैसा स्ट्रक्चर जो हमको नजर आ रहा है, जो ये आई लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, अगर उनको सेपरेट करें तो उनको हम एक और चीज बता सकते हैं। तो जब हमने उनको सेपरेट किया, उनको अलग अलग करके देखा, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट विल बी सेल।
ग्रुप ऑफ सेल जो होगा उसे ही हम क्या नाम देंगे, टिश्यू नाम देंगे। जो ग्रुप ऑफ सेल होगा उसे ही हम क्या नाम दे देंगे, उसको ही हम नाम दे देंगे टिश्यूज। अब देखो जब हम बहुत सारे टिश्यूज को मिलाएंगे, जब हम बहुत सारे टिश्यूज को मिलाएंगे तो उन टिश्यूज को मिलाने के बाद में कौन बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे। और जब इतने सारे ऑर्गन्स को मिलाया तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया तो हमने उसको नाम दे दिया बॉडी। फाइन। अब ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों दी गई है, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किससे है, सेल से बना है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, जबकि एक सिंगल सेल से हमारा काम तो हो रहा था। अगर हम बात करें अमीबा की, अगर हम बात कर दें हमारे अमीबा की, तो क्या था, अमीबा क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और उस सिंगल सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। उसके भी झूठे पैर आते हैं, फॉल्स फीट आते हैं, उसके अंदर भी डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, उसके अंदर भी रेस्पिरेशन भी होता है, सारे तो काम हो रहे थे। तो फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, एक्चुअली द थिंग इज ना कि सेल जो था वो परेशान हो गया, अकेला सेल काम कर करके परेशान हो गया। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं डिवाइड हो जाता हूँ 2 पार्ट के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में मेरे काम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, जब 2 सेल बन गए तो थोड़े काम जो थे आधे आधे हो गए। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम और 2 से 4 बन जाते हैं। तो जब 2 से 4 सेल बने तो काम और आधा आधा हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, सेल जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड होते गए, और उन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ सेल बनाकर एक पर्टिकुलर काम उनको असाइन कर दिया। बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ में परफॉर्म करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलाया, ठीक है, सारे सेल्स को मिलाया और बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाकर उसको नाम दे दिया टिश्यू। और उस टिश्यू को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया कि भाई आपको भैया इतने सारे काम नहीं करने, सिर्फ ये एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है। दे वर हैप्पी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एक काम कर लेंगे। फिर ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलाकर टिश्यू नाम दिया और उसको बोला गया भैया आपको ये दूसरा वाला काम करना है। दे वर ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है, हमारे पास तो सिंगल काम ही तो आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सारे टिश्यूज ने मिलकर क्या किया, सारे टिश्यूज ने मिलकर बना दिया क्या, ऑर्गन। और ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। फिर ऑर्गन सिस्टम्स जो थे वो भी फ्रेंड्स बन गए, और फ्रेंड्स बनके उन्होंने क्या बना दिया, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि बॉडी की जो बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है, और वो क्यों होती है, किस तरह से बनी है। फाइन, चल आगे आ जाओ। हाँ, इतना आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। चले आगे आ जाए, और आगे आ जाए, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। और ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे। ये तभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओनली प्लांट सेल्स के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होता है, वो किसी और के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्यों नहीं एनिमल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। लेकिन हमें पता है कि प्लास्टिड नाम की चीज होती है, प्लास्टिड नाम की चीज होती है। प्लास्टिड क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, बिकॉज ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये। और प्लांट सेल्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, उन प्लास्टिड्स के अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो कि क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। बेसिकली ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसी सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो ये प्लांट्स है ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और खुद के लिए तो खाना बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ वो हमारे लिए भी खाना बना देते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, चाहे उनके अंदर कुछ हो या ना हो। ह्यूमन बॉडी कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट रहेगी। चाहे वो एनिमल सेल ही क्यों नहीं है, जितने भी एनिमल्स है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। दैट इज व्हाई एनिमल सेल के अंदर कभी भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, जब अर्थ के अंदर लाइफ आना शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग के अंदर कौन बना था, प्लांट बॉडी ही बनी थी। मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बने थे जो अपना खाना खुद बना सके। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। दैट इज व्हाई इनको क्या मिला, इनको वरदान के अंदर मिला एक प्लास्टिड जो कि था क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट था, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता था। फाइन। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद क्या होता गया, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एनिमल सेल में नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज एनिमल जो थे वो हमेशा प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। दैट इज वाई उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है।
सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाता है। फाइन, चलो, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये क्वेश्चंस क्लियर है दैट मीन्स कि आपने अपने साइंस के एक ब्रांच का यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। तो अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि हाँ, हमको भी साइंस तो बहुत अच्छे से आती, अच्छे से हम पढ़ लेंगे, एग्जाम के अंदर भी हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।